हमारी स्लाइड है, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन जी यहाँ आए हम और यहाँ आकर मैं लिख रहा हूँ, देखिए जी, एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूनिक, और एक नीचे दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, ब्रेन्स। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, पीक सोल्यूशन नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ के साथ जो चीज़ टॉप पर आ जाए वो उनकी सर्विसेज और उनकी प्रोडक्ट्स भी टॉप पर हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अब अगर पीक सोल्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ। इस कीवर्ड के अगेंस्ट असूली तौर पर, क्योंकि इतना शॉर्ट कोर्स का स्टूडेंट होता है तो कंप्यूटर कॉलेज के तौर पर लोग ढूंढते होंगे ना कि भाई अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो इसको ऑप्टिमाइज होना चाहिए ना इसको। इस तरीके से हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को रिकग्नाइज करना है कि हमें कौन से कीवर्ड्स चाहिए। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, ठीक है, मतलब जी। नीचे कहाँ लिखा है, अच्छा ये तो नंबरिंग आ रही है, मैं क्या इस नंबरिंग की बात कर रहे हो, ये हाँ जी, ये बाद में देखें, ये जैसे आगे आएंगे ना फिर बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने टूल इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी वजह से है, ठीक है। तो एसईओ के बहुत सारे टूल्स हैं एनालिसिस करने के लिए होते हैं, जिस साथ साथ हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम इस जगह पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा कि क्यों किया और कौन सा टूल है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं। ये जी हमारा आज का टॉपिक है। टाइटल को हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन हमने कोडिंग करनी सीखी थी। आज हम एसईओ के हवाले से टाइटल की इंपॉर्टेंस को देखने लगे कि भाई एसईओ में टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस है और एसईओ के अंदर टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए। 50 to about 70 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट का जब टाइटल लिखना होगा तो हमें 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है। अच्छा, अब उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि 50 से 70 कैरेक्टर्स की बात हो गई है, ठीक है। अब अगर तो हम लिखे स्मॉल लेटर्स में, आप देखते हैं कि जब स्क्रीन पर कोई चीज़ आती है तो टेक्स्ट फॉर्म में दिख तो रही होती है, लेकिन बेसिकली वो ग्राफिक्स होते हैं, ऐसे ही है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने स्मॉल लेटर्स में 70 कैरेक्टर्स लिखे और मैंने कैपिटल लेटर्स में 70 कैरेक्टर्स लिखे, आपका क्या ख्याल है, ग्राफिकली साइज किसका बड़ा होगा? कैपिटल का। यानी कि इन बाइट्स की बात कर रहा हूँ, इन किलो बाइट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई कौन सा इमेज समझ लो, ये याद रखें, यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो इमेज की सूरत में नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साइज दो तरह से देखना है। एक क्या देखना है हमने साइज को कि टेक्स्ट लेंथ कितनी है मैक्सिमम, और एक हमने देखना है कि उसकी इमेज लेंथ जो है वो भी पूरी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। चलिए अब आते हैं नीचे। पेज टाइटल शुड बी 580 पिक्सल्स इन लेंथ, यानी कितना बड़ा होना चाहिए? 580 पिक्सल्स का। ये मैं जो 580 पिक्सल्स में ले गया हूँ, ये किसको लेकर गया हूँ? ये उन्हीं 70 कैरेक्टर्स को लेकर गया हूँ जो हम कह रहे हैं ना 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया, पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसकी कैलकुलेशन पिक्सल्स में भी है और इसकी कैलकुलेशन कैरेक्टर्स में भी है। कैरेक्टर्स में भी इसकी कैलकुलेशन करनी है और पिक्सल्स में भी इसकी, याद रखना है आपने, कैरेक्टर्स में भी इसकी कैलकुलेशन करनी है और पिक्सल्स में भी इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैसे करनी है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बताया, अभी तो हमने सिर्फ स्टैंडर्ड देखा। क्या स्टैंडर्ड है? 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक हो, जरूरी नहीं 70 तक हो, 70 से कम भी हो सकता है, ऊपर नहीं लेकर जाना, ठीक है। इससे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है, वो रीडिंग में नहीं आएंगे। किसकी रीडिंग में नहीं आएंगे ये भी अभी देखते हैं। और इसके पिक्सल्स कितने होने चाहिए? 580 पिक्सल्स होने चाहिए। ये मैंने एक URL लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें क्या होता है। जी
मैं एक वेबसाइट पर आ गया हूँ, ठीक है, मैं एक वेबसाइट पे आ गया हूँ। इस वेबसाइट का नाम क्या है? totheweb.com। ये लिंक मैंने इसीलिए उसमें दिया हुआ है कि आपको ढूंढनी ना पड़े। हाँ, ये एक वेबसाइट है totheweb.com, जिधर से मैं टाइटल को वैलिडेट कर सकता हूँ। ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम अपने टाइटल को वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। वेबसाइट कौन सी है? टू दी वेब। काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नाम था, तो आप देख रहे थे ना, छोटा सा लिखा हुआ था, कितना छोटा है यहाँ पे। ये एक और स्टैंडर्ड है एसईओ के लिए जिसे हम वो इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या किया हुआ मैंने? यूआरएल को शॉर्टन किया हुआ है। ऐसे ही है, सबको समझ में आ रही है ना? एक लंबा यूआरएल जो था उसको हमने छोटा करके लिखा हुआ है। इस मकसद ये हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि यूआरएल शॉर्टनर्स की। ऐसे टूल्स को हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। यूआरएल सबको पता है क्या होता है? वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर www.yahoo.com, यानी कि जो भी एड्रेस है ये सब यूआरएल कहलाते हैं। लेकिन लंबे लंबे जो यूआरएल्स हैं, ना तो वो हम किसी को सेंड करते हैं और ना हम अपने एक्चुअल यूआरएल्स किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो हम यूआरएल शॉर्टनर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कौन सा यूआरएल? अब बीच में एक बात आ गई है, नई बात आ गई है ना। किसकी है ये बात? यूआरएल शॉर्टनर की आ गई है। इनको हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है? मतलब आपका यूट्यूब चैनल है, आपने अपने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में किसी वीडियो की अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं। ऐसे अक्सर होता है ना, कोई भी बंदा कह रहा था कि जनाब ये मेरा फेसबुक का पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, ये मेरा लिंक्डइन पेज है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा व्हाट्सएप है। कितने सारे यूआरएल्स आ रहे होते हैं। सो इस तरह अगर हम एक्चुअल यूआरएल लिखें, एक तो इनके हैक होने के चांसेस होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत लंबे लंबे यूआरएल होते हैं और सम टाइम बीच में स्पेस आ जाती है, तो सम टाइम जब ये दोबारा से शेयर होते हैं तो ये ओपनेबल नहीं रहते, यानी इनके बहुत सारे इश्यूज हैं। सो हम क्या करते हैं, हमने जब भी यूआरएल किसी को भेजना हो तो पहले हम उसको क्या करते हैं, यूआरएल को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सबसे पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है, वैसे तो बहुत सारे यूआरएल शॉर्टनर्स हैं, जो हमारे पास सबसे पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है वो है जी बिटली, bit.ly। टाइनी यूआरएल बहुत सारे हैं, आपने सिर्फ एक टर्म लिखनी है। अगर आप देखना चाह रहे हैं ना यूआरएल शॉर्टनर्स के नाम कौन कौन से हैं और आप उनको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो आप लिखो हाई PRL, हाई PR का मतलब होता है पेज रैंक, हाई PR URL शॉर्टनर। बस इतनी सी काम लिखेंगे तो गूगल क्या करेगा, यूआरएल शॉर्टनर्स की लिस्ट दिखाएगा जो अच्छी रेपुटेशन वाले, हाई PR, जिनकी वेबसाइट्स अच्छी वाली वेबसाइट में कंसीडर होती हैं, वो ऊपर आ जाएंगी। उसमें टाइनी यूआरएल भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, सो इस वक्त जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डैट इज बिटली। ओके, मैं इधर आया, बिटली पर आया, इसे खोला मैंने, खुल गया। इस पर क्लिक करता हूँ जी, खुल गया बिटली। जी, नीचे आ गए हम। यहाँ पर क्या लिखा गया, यूआरएल, मतलब काफी लंबा चौड़ा यूआरएल था यहाँ तक का। ये देखें, मैं इस पर आया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इधर आया और पेस्ट कर दिया, और फिर क्या कर दिया, इसको शॉर्टर। जी, कितना सा छोटा सा बन गया। एक तो किसी को पता भी नहीं लग रहा, दिखने में तो किसी को यहाँ से तो नहीं किसी को नजर आ रहा कि कौन सा यूआरएल है। ये जब खुलेगा तो कन्वर्ट होकर खुलेगा। मैंने क्या किया, इसको कॉपी, इधर आया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। चलो, खुल गया। एक एग्जांपल और देखें, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ से मैं इन पे क्लिक करता हूँ जी।
ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी मेरे ही क्लाइंट हैं, इनका भी मैं काम करता हूँ सोशल मीडिया का, इनका भी सोशल मीडिया सारा मेरे पास ही होता है। अब इनका ये पेज आ रहा है ऊपर, इनके पेज का नाम क्या है? अल्लामा शफात रसूल ऑफिशियल। हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको भी शॉर्टन कर लें। मैं चाहता हूँ कि इनके यूट्यूब पे जब मैं वीडियो लगाता हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनके पेज का लिंक भी देना होता है, इसको भी शॉर्टन कर लें। तो क्या करूँगा, इसको कॉपी कर, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? URL शॉर्टन में जाएंगे। यहाँ पर ये कॉपी किया, शॉर्टन किया, फिर इसे कॉपी करता हूँ और अब यहाँ लाकर पेस्ट करें अगर हम इसको, तो जब खुलेगा तो पूरा पेज ही खुलेगा। देखें ऐसे ही है ना। आई होप कि आपको URL शॉर्टनर्स का पर्पस पता लग गया होगा। और ये URL शॉर्टनर्स ज़रूरी नहीं कि हम कहाँ YouTube पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको अपने ईमेल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप किसी को कोई ईमेल भेजते हो, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भेजते हो, तो इस तरीके से शॉर्टन करके हम उनको लिंक्स भी भेज सकते हैं सारे के सारे। चलें जी, अब आ जाते हैं वापस उस पर। जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पेज टाइटल। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेबसाइट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर है एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, https:// ये ऑनलाइन टूल है, एक नेट से चल रहा है ये। हाँ, ये हमारी एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, मैं इसे खोल रहा हूँ और यहाँ से कहता हूँ आई एम नॉट रोबोट। इसका क्या मतलब होता है? कि मतलब कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं होने लगी आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑटो का काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये सबसे वेबसाइट पे ये ऑप्शन लगाई होती है उन्होंने कि हैक ना हो हमारी साइट, सो ये इसलिए लगी होती है। इसे जनरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। वेबसाइट आ गई है, नीचे और नीचे आई है जी। पेज का टाइटल भी उसने निकाल के दिखा दिया मुझे। ये अभी मैंने क्या किया है, एक ऐसी वेबसाइट जो लाइव है। हाँ, एक ऐसी वेबसाइट जो लाइव है, मैंने चेक करना था कि क्या मैंने उसका टाइटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखा हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद हम दूसरी एक नई चीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है? पार्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आती है? जहाँ पर टाइटल आता है, टाइटल के बिल्कुल नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम उसको भी अभी देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है? कहता है पेज टाइटल 432 पिक्सेल्स लॉन्ग, इट्स ओके। हमने क्या साइज पढ़ा था अभी? ठीक है, यानी उसके अंदर आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब है फाइन। और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिस्क्रिप्शन 824 पिक्सेल्स लॉन्ग, ये भी ठीक है जी। अभी हम देख लें कितनी अच्छी नहीं होती है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, ऐसा इसमें टाइपिंग करता जा रहा हूँ जी। कितनी होनी चाहिए? 9। अब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, दूसरे नंबर पर किसकी बात हो रही है? डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। मेटा, ये देखिएगा जरा, जी कितनी है? 150 से लेकर इसमें 100 कैरेक्टर्स का तकरीबन इजाफा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टाइटल में तो हम एक ही कीवर्ड एडजस्ट कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर हम चाहें तो 2 कीवर्ड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट इन कैरेक्टर्स इतना है, लेकिन इन पिक्सेल्स लिखा हुआ है। यहाँ कितने पिक्सेल्स होने चाहिए? नहीं लिखे हुए ना जी, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ नहीं आए ना। यहाँ पर हमें पिक्सेल्स का भी पता लग रहा है। और वैसे कितनी लेंथ हो गई है? 150 से लेकर 160 का। यानी वो कह रहा है कि जब आप कैरेक्टर्स लिखें तो 150 से 160 लिखेंगे, लेकिन अगर आप बीच में कोई एब्रीविएशन यूज़ कर रहे होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? लेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी आपकी, इसलिए कि उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 150 से लेकर 160 का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स में आपने लिखा है सारा। तो अगर बीच में कोई एब्रीविएशन आ जाए आपकी तो वो सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे, तो फिर आपकी लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसकी लेंथ इन पिक्सेल्स कितनी होनी चाहिए?
920 होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, इसमें भी आगे वापस, यानी ये क्या था, चेकर था ये, टाइटल चेकर और डिस्क्रिप्शन चेकर, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं, टाइटल लगाना तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है वेबसाइट पे, कहाँ लगता है सबको पता है, कहाँ लगता है, हेड में लगता है। अब हम देखने लगे हैं डिस्क्रिप्शन कहाँ लगती है, आपके जो साथ हैं, मैं सो जाऊँगा, मुझे आपके सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर आप सोए हुए नजर आएंगे तो मैं भी सो सकता हूँ, ठीक है। बेशक एक बाइक से राउंड लेकर आ जाए, डजंट मैटर, आप इजी हो जाए, हाँ ठीक है, क्लियर। अब हम जरा देखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक आपने नहीं लिखी थी, उसे समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, उसी को मैं यहाँ खोलकर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने जो अपनी वेबसाइट पर लगानी है बिल्कुल इसी तरह लगानी है आपने। ये तो वेबसाइट ही नहीं है, लो जी। पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट कौन बनाएगा? क्या ख्याल है यार, गुस्सा नहीं आ रहा? दूसरे कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं, हमारे का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। वो उनकी जो टीम काम कर रही है उसे करने देते हैं, हम एक सब डोमेन की एक वेबसाइट बनाते हैं पीक सॉल्यूशन की। हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात ये, डाटा कहाँ से उठाएंगे, यानी कि आपने कीवर्ड हमने क्या रखना है, एक ही कीवर्ड रखना है बस, ताकि दुनिया में कहीं भी कोई बंदा लिखे ना लाहौर में कहीं भी, तो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो पीक सॉल्यूशन को ऊपर आना चाहिए। यानी हमने मोस्ट फोकस किस कीवर्ड पे करना है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। हाँ जी, जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रही क्या बनाए, कौन कौन लोग हैं, मैं कहता जिन्हें समझ नहीं आ रही क्या बनाए, नहीं समझ आ रही क्या बनाए, ओके चलिए आप लोग पीक सॉल्यूशन पे काम करो। और किसको समझ नहीं आ रही, कोई जरूरत नहीं है एक बंदा करे, ज़्यादा से करो भाई। पहले नंबर पर भी वही आए, दूसरे नंबर पर भी आप ही आओ, तीसरे नंबर पर भी आप ही आए, क्या हाल है? हाँ, ट्रायल ही करना यार, सारा ट्रायल के करने में करंट नहीं लगेगा जो नहीं कर पाएगा उसको, है मतलब कुछ भी नहीं होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा यार, नहीं करोगे तो लिस्ट में नहीं आएगा, काम तो वो होगा ना, काम हो जाए। अच्छा, अब कितने लोग करेंगे पहले बताएं, ताकि फिर आप करोगे, ओके। और आप अकेली, ये अकेली, आपको तो बहुत डर लग रहा है, आपको ठीक है। और कौन है इधर से, कौन करना चाहता है? कम से कम 2 बननी चाहिए। हाँ, एक आप बनाओगे, एक उधर से बना रहे हैं, एक आप भी बनाना चाहते हैं, बच्चों। अच्छा, अब क्या है, डाटा कहाँ से आएगा भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जो डर गया वो मर गया, बस। मरने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा कब्र में ही जाए तो मरता है, हाँ? जो कुछ नहीं करते तो सभी मरा हुआ ही कहते हैं, ठीक है। मैं कहता जो भी काम नहीं करता है तो वो भी मरे हुए के बराबर ही होता है, उस काम के लिए। ऐसे माशाल्लाह जिंदा है वो, उस काम के लिए मरा हुआ होता है। तो डरना नहीं है यार, क्या होगा, नहीं होगा ना, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, और क्या होगा। कितनी बन रही है साइट्स, 1 2 3, ठीक है। अब डाटा कहाँ से लेना है, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं मांगना, किसी से कुछ नहीं लेना। इनकी वेबसाइट है पीक सॉल्यूशन वालों की, ठीक है। डाटा भी वहीं से उठाना है आपने, मगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट का चेंज करने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट की मीनिंग चेंज, ये ना हो कि आप नई स्टोरी लिख दें इसमें, मतलब वही बात लिखी हो जो उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन फास्ट चेंज हो। क्योंकि अगर आप उसी को कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा। उन्हीं के इमेजेस ने हल्का फुल्का सा कलर वेरिएशन दे दो, मैं क्या उन्हीं के इमेजेस ने हल्का फुल्का सा कलर वेरिएशन दे दें। उसके बाद उनका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर जो उनकी ऑफर चल रही होती है, कोई वहीं से उठा लो टैक्स, मैं क्या कोई टैक्स वहाँ से उठा लें, मिल गया सब कुछ। आपने बनाना कैसे हो, सिर्फ होम पेज बनाना है। क्या बनाना है, सिर्फ होम पेज। मैं क्या सिर्फ होम पेज बनाना है, पूरी वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि आप कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहे हो, होम पेज पे कर रहे हो ना। तो आपने होम पेज बनाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट में सारे वो लिंक्स बनाने हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट में बनाए हैं। पीक सॉल्यूशन खोले जरा,
नाम लिख के खोलनी पड़ेगी, है ना। लो जी वेबसाइट पे चलते हैं। अब आप नन्हे मुन्ने एसईओ ऑप्टिमाइजर तो बन ही गए हैं ना। छोटी मोटी गलतियां निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। लो जी, इन्होंने ये आज आ गया, कल तक हमें ये नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब इन्होंने क्या कर दिया है, बेस्ट आईटी कोर्सेज इन लाहौर कामा पाकिस्तान। ठीक है, अब एक कंटेंट लिखने वाला जो बंदा वो अगर सिर्फ इंग्लिश जानता है तो ऐसा कंटेंट लिखेगा। कॉमा टाइटल में यूज नहीं करना, लेकिन कॉमा कहकर टाइटल में आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, हमें पाकिस्तान बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें पाकिस्तान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने लाहौर लिख दिया इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान आ जाएगा, इधर पूरी ग्लोबली इधर ही रिडायरेक्ट होगा। और कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मतलब मैं अपने बेटे को कोर्स करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा बेस्ट आईटी कोर्स इन लाहौर, मैं ये नहीं लिखूंगा इन लाहौर पाकिस्तान, कोई भी नहीं, लाहौर ही लिखूंगा ना। तो हमने कीवर्ड्स, अपने वर्ड्स को बचाना है, वर्ड्स को बचाना है और उनको पर्पसफुली इस्तेमाल करना है कि जहाँ हम उसको सही कैश कर सकें, हमें रिजल्ट आ रहा हो उससे, ठीक है। यानी अब इस तरह कर लेते हैं, दो कीवर्ड आ गए। अब दूसरा कीवर्ड क्या हुआ, बेस्ट आईटी कोर्सेज इन लाहौर, और पहला कीवर्ड क्या हुआ। अब एक काम करते हैं ना, हम टारगेटेड काम करते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो बन रहा हो बेस्ट आईटी कोर्सेज इन लाहौर, और एक बने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ताकि अगर ये दोनों टर्म्स सर्च की जाए। और एक और काम भी करना है, सबने करना है, ये जो दो टर्म्स हैं आपने इनका कीवर्ड एनालिसिस करना है, सबने करना है। ये दो वर्ड्स हैं, इनका कीवर्ड एनालिसिस करना है। बेस्ट आईटी कोर्सेज इन लाहौर और बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर चेक करना है, सर्चेज कितनी है, कंपटीशन कितना है, और क्या वो आपको इनके साथ कुछ और भी सजेस्ट करता है। अच्छा सा कीवर्ड कौन सा बनता है इनसे, इन दो टर्म्स के साथ में, ठीक है। लेकिन अभी हमने फिलहाल जो दो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें से हमने फिक्स कर लिया, पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर और बेस्ट आईटी कोर्सेज इन लाहौर, यानी कि दो हमारे पास हैं। और ये जब जो भी आप वेबसाइट बनाओगे मैं उसे लाइव भी कर दूंगा, ठीक है, मैं उसे लाइव करूंगा ताकि आप इसका रिजल्ट देख सकें। अच्छा, अब ये वेबसाइट खुल गई है, मैं यहाँ लाया था आपको कुछ दिखाने के लिए। ये इसका होम पेज है, देखें जी, ये आ रहा है इसका होम पेज। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल मिल गया आपको, वेबसाइट का मटेरियल तो यहाँ से मिल जाएगा सारा, ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने उसको एज इट इज लिखना है या इसी स्ट्रक्चर में बनाना है। आपको जो वेबसाइट की टेम्पलेट मिली है ना, आपने उसके मुताबिक उसे बनाना है, ठीक। अब इस आपकी जो वेबसाइट है उसके जो बाकी के टैब्स होंगे वो कौन से होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, कोर्सेज लिया, फिर इस पर क्लिक करूं जरा मैं, जी। ले, अब क्या हो गया, शॉर्ट कोर्सेज। हाँ, आपने मेन्यू में क्या ऐड कर देना है, कोर्सेज की बजाय ना आपने इनके जो सब कैटेगरीज के साथ दो कोर्सेज किए हैं, तीन किए हैं, दो किए हैं, तो आपने दोनों को अलग अलग मेन्यू बना देना, समझ आ रही है। जब आपने उसको अलग मेन्यू बनाया तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को लिंक कर देना है उस मेन्यू के साथ, बस कि ताकि कोई भी बंदा शॉर्ट कोर्सेज पे जब क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे आके तो वो कहाँ आएगा, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक आपका होम हो गया और दो कौन से हो गए जो उनके अपने हैं, एक शॉर्ट कोर्सेज है और एक क्या लिखा हुआ था उसमें, डिग्री प्रोग्राम्स लिखा हुआ था, ठीक है। बल्कि यूं करते हैं हम सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ही कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा काम ना करें आप, ठीक। यहाँ पर आपने क्या ऐड कर देना है, फिर शॉर्ट कोर्सेज, लेकिन आपके मेन्यू से जब शॉर्ट कोर्सेज पे क्लिक होगा तो क्या होगा, पीक पर चला जाएगा, लेकिन आपका होम पेज आपका अपना होगा। उसके बाद अबाउट अस इनका आ जाए, यानी कि अबाउट अस आपका उधर लिखा होगा, कोई भी क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ पर, इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। इवेंट्स, आपकी वेबसाइट पे भी इवेंट्स लगा होगा, लेकिन जब
कोई आपकी वेबसाइट से इवेंट्स पे क्लिक करेगा तो इनके इवेंट्स पे आएगा, तो इन्होंने अभी लिंक बनाया नहीं है, मुझे लग रहा है नहीं बनाया हुआ ये वाला, ठीक है, आप भी बना दीजिएगा। तो बल्कि इनके इवेंट्स को रहने दें, ये वाला मेन्यू स्किप कर दें बीच में से। हाँ, मैं कहा ये वाला मेन्यू आपने अपनी वेबसाइट में से, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया ही नहीं हुआ अभी, हाँ खाली पड़ा हुआ। ये हैश का निशान नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा होता है कि इसके आगे क्लिकेबल पेज नहीं है, इसके आगे कोई पेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या आ रहा है जी, कॉन्टैक्ट अस। चलो, आपके पेज पे भी कॉन्टैक्ट अस होगा, लेकिन इधर आएगा। सही हो गया। ये व्हाट्सएप का बटन इनका लगा हुआ है, इनका व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है, उधर जो व्हाट्सएप होगा वो वाला दे देना है। उधर कॉल बटन भी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, उधर कॉल बटन भी लगा हुआ है, व्हाट्सएप भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर दोनों अपने पीक सोल्यूशन के नंबर देने हैं। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, आपकी वेबसाइट सारी की सारी इसकी बन जाएगी, और जो लोग काम करेंगे मुझे गारंटी है कि उनका 1 महीने में ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट, वो 1 महीने में रैंक करेगी वेबसाइट। अगर आप लोगों ने सही तरीके से इस पर काम किया, जो मैं बताऊँगा, तो महीने में वो रैंक कर देगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो बना रहे हो वो भी रैंक करेगी। अगर आप कीवर्ड्स, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट की इंग्लिश बहुत इजी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुश्किल वाली अंग्रेजी लिखवानी है किसी से, मतलब इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और ऐसे जनरल होनी चाहिए, जैसे जनरल कोई ऐसे लिखा होता है ना, उस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। चलें जी, अब वापस आ जाएं, टॉपिक पे आ जाएं। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे थे, उधर से हम उधर चले गए, इधर आ जाए वापस। किसकी बात करने लगे थे भला? मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पे मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे ऐड होता है? पेज सोर्स पे जाऊं, ये हेड वाला पोर्शन है ना, ये मैं कॉपी करके नोटपैड में ले जाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देख कितना क्लियर नहीं रहा, हाँ, तो नोटपैड में से पेस्ट करता हूँ ना, तो वो मैं उसे बड़ा भी कर सकता हूँ। सारा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अब तो नजर आ गया ना। अभी आपने सिर्फ वो चीज फोकस करनी है जो मैं बताना चाह रहा हूं। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये आ गया लिखा हुआ नजर आपको। मैं इसको मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर दूं, चलो जी, दिख रहा है पूरा। और इस वक्त सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं दूसरों को डिसअपीयर कर रहा हूं कि सिर्फ एक चीज नजर आए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जी। क्या आ गया? ये मैंने मल्टीपल लाइन किया है, आमतौर पर हम इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए मल्टीपल लाइन किया कि आप सबको अलग अलग रीड हो सके जी। मेटा यानी कि अब ये कौन सा टैग है? मेटा टैग इसको बोलते हैं, ऐसा डाटा जो हमने बहुत शॉर्ट डाटा लिखना होता है ना, और कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है हमने, किसको देनी होती है? क्राउलर को, जिसको मैंने क्राउलर का लफ्ज भी नाम भी दिया, बॉट का नाम भी दिया, स्पाइडर का नाम भी दिया। ये क्या चीज़ है? ये सॉफ्टवेयर है जो आपकी वेबसाइट्स को, ऑनलाइन वेबसाइट्स को चेक करता है कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, क्या वो इस काबिल है कि मैं उनको रैंक कर सकूं। वो क्राउल करता है, उस सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी वेबसाइट को देखने का। वेबसाइट लाइव है ना, तो वो क्राउल कर रहा होता है। अब वो क्राउल करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से उसे मिल रही होती है? टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से, मेटा डिस्क्रिप्शन से। सो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपकी वेबसाइट के मतलब। इसके अंदर हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है, मगर इसको हमने एक थीम की सूरत में लिखना है, यानी एक सेंटेंस की सूरत में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि बस कीवर्ड घुसा दिए, बेशक बात समझ में ना आ रहा हो, बल्कि ऐसे लिखना है जैसे हम किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं। एक सेंटेंस की सूरत में, मैसेज की सूरत में लिखना है, बीच में कीवर्ड लगाना है। समझ आ गई बात की? जब मैंने टाइटल लिखा, हमने सेंटेंस नहीं लिखा ना, हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, हमने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन लाहौर, या हमने लिखा बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। हमने सेंटेंस नहीं बनाया कि बेस्ट प्रोफेशनल किचन कौन, किसका, क्या है इसमें, यानी कि हमने सेंटेंस नहीं बनाया। लेकिन जब आप इधर आकर देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाइज
अब यहाँ सेंटेंस बना दिया ना हमने टाइटल में नहीं लिखा दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज, इसलिए कि टाइटल की लेंथ कम थी और हमारे पास इतनी ही लेंथ में हमने कीवर्ड को एडजस्ट करना था, अपने कीवर्ड को एडजस्ट करना था। हमने लिखा दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये एक सेंटेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद क्या लिखा, वी ऑफर इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट लाइक पिज्जा ओवन एंड कन्वेक्शन ओवन एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा का मतलब क्या है कि और भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे अहम बात क्या थी, इसकी लेंथ, सबसे अहम बात यही थी ना, कितनी कैरेक्टर्स में होनी चाहिए थी, 160। अभी हमने क्रॉस चेक किया था ऑनलाइन टूल से, 160 में थी। और दूसरे नंबर पर इन पिक्सेल से कितना होना चाहिए था, 920 पिक्सेल्स, वो भी हमने क्रॉस चेक किया था ऑनलाइन, वो भी था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी पूरी की पूरी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। समझ आ गई बात। अब अगर आपकी वेबसाइट अभी लाइव नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने उधर टाइप करके आपको चेक कराया था ना, तो आप अपना टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन वहाँ पर अपनी फाइल से उठाएं, कॉपी करें और वहाँ पेस्ट कर दें। वो आपको बता देगा कि आपने सही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कि अभी रिवीजन होने वाली है इसके अंदर, कि आप इसको देखो कि भाई इसको ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन आ रही है या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन टूल है जो ऑनलाइन वेबसाइट की भी टाइटल को देखेगा और ऑफलाइन वेबसाइट के टाइटल को भी देखेगा। ऑफलाइन वेबसाइट के टाइटल को कैसे देखेगा, ऑफलाइन को ऐसे देखेगा कि जो आपने अपनी वेबसाइट ऑफलाइन बनाई है, इसके टाइटल को सिर्फ पेस्ट करना, पूरा टैग नहीं पेस्ट करना। टाइटल का जो कंटेंट है, जैसे है ना हमारे टाइटल का कंटेंट बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लेकिन टैग जो है ना टाइटल एंड टाइटल बीच में टेक्स्ट लिखा है, वो नहीं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट उठाना है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है तो मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ये नहीं लिखना, बल्कि जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है सिर्फ वो कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और डबल कोट्स भी नहीं लगाने हैं। जी समझ आ गई है। यानी अब एक नया टैग आज बता दिया मैंने, किस हिस्से के लिए, और ये हमने अब दो चीज़ें देख ली इसके लिए, एसईओ के लिए, कि भाई हेड के अंदर एक टाइटल लगाओ और दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन लिखें। ठीक है, ये दो चीज़ें तो आपकी वेबसाइट पे लाजमी होनी चाहिए। और इनको हमने टेस्ट भी किया, कैसे, वेबसाइट का क्या नाम था जहाँ से चेक कर रहे थे, टू द वेब। वेरी गुड, वेबसाइट का क्या नाम था, टू द वेब पर गए हैं। अभी मैं आपसे पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसी पर आओगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, आपने खुद से अगर करनी हो। ठीक है, टू द वेब की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ जाकर आप इसको ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। टाइटल की लेंथ 50 से 70 थी और इन पिक्सेल्स 580 थी, और डिस्क्रिप्शन की लेंथ इन कैरेक्टर्स 160 थी और इन पिक्सेल्स 90। बेशक आपको ये चीज़ें अब देखें, टेक्स्ट की लेंथ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली काउंट कर सकते हो ना टेक्स्ट को, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इमेज की लेंथ मुझे नोटपैड में या नोटपैड प्लस में कैलकुलेट करके बताएं, कर सकते हैं? नो, पिक्सल में तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। पिक्सल के लिए एक टूल बेहतर है आपके लिए, ये टूल आपको उसके पिक्सल भी कैलकुलेट करके बता रहा है। चलो जी आगे चलते हैं, इसे करें जी बंद, खत्म हो गया इसका काम। मैं क्या, इसका काम खत्म, टूल इसका ओके। अच्छा, अब जरा आगे की बात करते हैं, अगला लेसन क्या हमारा, ये भी हो गया। अब अगला लेसन हमारा ये है कि हमें अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से, यानी अगर मैं आसान बात देखूँ तो मैं कहता हूँ मुझे अपनी वेबसाइट को गूगल से प्रूव कराना। ठीक है, आसान सी बात है। अब गूगल से प्रूव कराने का क्या मतलब है, यानी कि मैं गूगल वालों को बता रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट लाइव है ये मेरी वेबसाइट है। अब मुझे ये बताने के लिए अपनी ऑनरशिप शो करनी पड़ेगी वेबसाइट के ऊपर, जैसे बताऊंगा कि ये मेरी वेबसाइट है, और मैं कहूँगा कि भाई मैं इसके एनालिसिस भी करना चाह रहा हूँ, इसमें मेरी हेल्प करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी वेबसाइट गूगल को सबमिट करवानी है। इस मकसद के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो है गूगल सर्च कंसोल। क्या नाम है टूल का? गूगल सर्च कंसोल। ठीक है,
यहाँ पर देखते हैं कि क्या मेरे पास गूगल सर्च कंसोल है। अब हम थोड़ा सा हमें कुछ काम होस्टिंग का भी समझना पड़ेगा इसके लिए, हाँ, क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ ना मेरी वेबसाइट की ऑनरशिप मुझे प्रूव करनी है, तो वेबसाइट तो लाइव है, अपलोड हुई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर वो अपलोड हुई हुई है मुझे वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें ऐसी बतानी पड़ेंगी जिससे गूगल को यकीन आ जाए कि भाई बाकी मैं आनर हूँ, कोई दूसरा बंदा आनर नहीं है। ऐसे नहीं कि पिक्सूशन के बाद खड़े होकर आप कह रहे हो कि जनाब मेरा कॉलेज है ना, दूसरा बंदा है वो कि मेरा कॉलेज है। तो प्रूव करने के लिए आपको अंदर आकर प्रिंसिपल साहब के सामने ही बात करनी पड़ेगी कि आपका कॉलेज है कि नहीं है। इसी तरह गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये है, वो आपको ना एक कोड देगा, HTML कोड होगा वो सिंपली, और वो कहेगा इसे जाकर अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दो। जब हम उसे वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो हम कहेंगे जी हमने कर दिया, कहेगा चलें अब हम वेरीफाई करें। फिर मैं वेरीफाई का बटन प्रेस करूँगा तो फिर वो उस कोड को जाकर हमारी वेबसाइट पे ढूंढेगा। अगर उसको वो कोड मेरी वेबसाइट पे मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऑनरशिप है। बिल्कुल उसी तरह ही है ना, जैसे आपको मोबाइल पे कोड आता है 789059 लिखते हो तो आगे से आपकी ऑनरशिप प्रूव हो जाती है। सेम इसी तरह ये ऑनरशिप प्रूव करने के लिए हमें सर्च कंसोल को इस्तेमाल करना है। समझ आ गई है? ये मैं एक सर्च कंसोल खोल रहा हूँ। आपकी वेबसाइट पे कैसे आएगा? आपकी वेबसाइट बनेगी ना, ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन अपलोड होगी ना। ऑनलाइन अपलोड करने का मतलब क्या है कि इंटरनेट चला के अपलोड तो नहीं करनी ना, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी आपको। तो जो होस्टिंग आप परचेज करेंगे उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा आपको, जो सिर्फ आपका होगा, किसी और को तो नहीं पता होगा उसका। जैसे आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड है लैब के अंदर, ठीक है, वो दूसरा बंदा कब इस्तेमाल करेगा? जब आप उसे शेयर करेंगे। अब ऐसे तो नहीं कोई खोल सकता आपके यूज़र नेम को, ठीक है। सो वेबसाइट भी जब हम लाइव करेंगे तो उसका भी हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, जहाँ जाकर मैं अपनी वेबसाइट अपलोड करूँगा। यही मैं बताने लगा हूँ तरीका, ठीक है। अगला तरीका हमारा यही है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम सर्च कंसोल एक बार खोल कर देख लें कि सर्च कंसोल कैसा होता है। ये देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं इसमें, हाँ। कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने अपना अकाउंट खोला है जीमेल का, इस पे सर्च कंसोल आ रहा है, और इस सर्च कंसोल पे मैंने कितनी सारी वेबसाइट वेरीफाई करवाई हुई है, आपको अंदाज़ा हो रहा है ना। ये भी हमें पता लग गया कि एक से ज़्यादा वेबसाइट सर्च कंसोल पर चलाई जा सकती हैं, हाँ। यानी सर्च कंसोल एक टूल है। किसका टूल है? गूगल का टूल है, ठीक है। मैंने अपने जीमेल के साथ उस पर एक अकाउंट बनाया और मैंने कहा भाई मैं इस टूल की मदद से अपनी वेबसाइट वेरीफाई करना चाहता हूँ। उसने मुझे एक कोड दिया, मैंने वो कोड कॉपी किया और पेस्ट कर दिया जाकर अपनी वेबसाइट पर। फिर मैंने जैसे ही वेरीफाई का बटन प्रेस किया, अगर तो वो कोड सही जगह पर पेस्ट हुआ है तो वो वाली वेबसाइट इस जगह पर मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। जब वो वेबसाइट मेरे पास यहाँ नज़र आएगी तो देखिए मैं किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, आगे ये पूरा मेन्यू आ रहा है ना, राइट साइड पे एनालिसिस भी आ रहे हैं। मैं क्या राइट साइड पे एनालिसिस भी आने लगे हुए हैं। मोबाइल यूजेबिलिटी क्या लिखा हुआ आ रहा है? नो इशू, यूजेबल। इसका क्या मतलब है? ये क्या बताना चाह रहा है कि आप इसे मोबाइल पर अपना प्रॉपरली इस्तेमाल करें। ये किस चीज़ की है? इसी में लिख लेंगे। मुझे पानी और चाय तो पानी जो चाय को इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये हमने गूगल सर्च कंसोल को देख लिया अभी से, हाँ। अब हम क्या कह रहे हैं? गूगल सर्च कंसोल बनाना है। यहाँ पर क्या चीज़ आ गई? वेबसाइट परमिशंस की बात हो रही है। तो अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो हम सर्च कंसोल बना सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वेबसाइट की परमिशन होनी चाहिए। इस चीज़ को ज़रा हम आज समझते हैं कि हम जो वेबसाइट को लाइव करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पहले ये बात समझ में आएगी
तो हम सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवा सकते हैं। एक तरीका ये कि थ्योरी पढ़ के छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन एक तरीका ये कि क्या होता है समझ लेते हैं, बस ऐसे नहीं है। वेबसाइट लाइव जब हम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? होस्टिंग, ऐसे ही है ना। जब हमें किसी वेबसाइट को लाइव करना होता है तो हमें होस्टिंग परचेज करनी होती है, डोमेन परचेज करनी होती है, होस्टिंग परचेज करनी होती है। हमने अपनी डोमेन परचेज करनी है, हमने होस्टिंग परचेज करनी है, ठीक है। जब हमने अपनी होस्टिंग परचेज कर ली, होस्टिंग का मतलब क्या है? होस्टिंग का मतलब ये है कि भाई हमें स्पेस मिल गई है कि हम अपनी वेबसाइट को किसी जगह पर अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ख़रीदनी पड़ेगी हमें। अब मैं आपको, मेरे पास जो होस्टिंग मौजूद है उसके थ्रू ये सारा काम सिखाऊंगा, राइट। इसका मतलब क्या, मैंने परचेज़ की हुई है, आप लोग परचेज़ करेंगे तो आपके पास भी आ जाएगी, मतलब आप लोग भी पैसे खर्चोगे, आपको भी होस्टिंग मिल जाएगी। कंपनी वाले एक यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, उसके थ्रू आप उसमें आ जाओगे, आप भी अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकेंगे। लेकिन वेबसाइट अपलोड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए और डोमेन नेम भी चाहिए। ऐसी होस्टिंग्स भी हैं जो एक वाली होती हैं और ऐसी होस्टिंग्स भी हैं जिनमें मल्टीपल डोमेन्स ऐड की जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, यानी हम कितने पैसे खर्च रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं 4,000 रुपया लगा रहा हूँ, 3,000 रुपया लगा रहा हूँ, 10,000 रुपया साल का लगा रहा हूँ, 12 लगा रहा हूँ, 15 लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे होस्टिंग प्लान्स मिल जाते हैं। अभी मैं आपको जो होस्टिंग दिखाऊंगा आप देखिएगा कि उसके अंदर हमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। और जब हम एक होस्टिंग लेते हैं तो होस्टिंग के अंदर ही ऑप्शन होती है सब डोमेन्स बनाने की, जो मैं बार बार सब डोमेन्स की बात कर रहा हूँ ना। और हम एक जो वेबसाइट को देख रहे हैं वो है भी सब डोमेन में, सब डोमेन में लिखी हुई है ना वो वेबसाइट। ओके, मैं इस वक्त खोल रहा हूँ एक कंपनी का अकाउंट, क्या नाम है जी इनका, वेबसोल्स। इनकी होस्टिंग मेरे पास मौजूद है वेबसोल्स की। तो जब भी आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो इसी तरह आपका भी अकाउंट बन जाएगा, हाँ, उस होस्टिंग कंपनी के साथ जैसा मेरा बना हुआ है। ये हम आ गए मेन वेबसाइट पे, यहां से हम जाते हैं अकाउंट पे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका है ना, इधर अकाउंट बनाया हुआ है मैंने। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, साइन इन। क्या करें जी, ये लॉगिन बना हुआ है मेरा। अब ये लॉगिन कैसे बना है मेरा, मैंने इनसे होस्टिंग बाय की है, उन्होंने मेरा लॉगिन बना दिया, ठीक है। उस लॉगिन के थ्रू मैं अपनी होस्टिंग में एंटर हो रहा हूँ। लॉगिन करते हैं, पहले आपने इस इंटरफेस को समझना है, फिर इसके बाद हम इधर अपनी वेबसाइट को अपलोड किए। अब मैंने अगर वेबसाइट अप्रूव करवानी है तो पहले वेबसाइट अपलोड करूँगा तो ही अप्रूव करवाऊंगा ना, अपलोड किए बगैर तो अप्रूव नहीं हो सकती वेबसाइट। नहीं, कंपनी है, एक कंपनी है जो होस्टिंग और डोमेन की सर्विस देती है। इसी तरह एक कंपनी सर्वर सी के नाम से भी है, एक IT लिंक्स के नाम से भी है, एक इजी होस्ट के नाम, बहुत सारी कंपनी है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर है गूगल के। जी, गूगल का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एक अलग सर्विस है जिन्होंने सर्वर्स बाय किए हुए हैं, जिनके सर्वर्स पर डाटा जा रहा है। गूगल क्या कर रहा है, जो डाटा सर्वर के ऊपर है उसको एनालाइज कर रहा है। अब वो जो सर्वर है वो कुछ कर रहा है, गूगल कुछ देता होगा, वो सर्वर जो कंपनीज ऑफर कर रही है ना, गूगल के अलग सर्वर्स हो गए, हम जिन सर्वर, ये अलग सर्वर है। ये तो एक सर्विस कंपनी है जिसे हम कहते हैं ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आपको होस्टिंग की फैसिलिटी देती है, ठीक है। सो इन्होंने हमें होस्टिंग की फैसिलिटी दी हुई है। अब ये जरा स्क्रीन पर देखें क्या आ रहा है। जो है गूगल के सर्वर पर, नहीं, गूगल के सर्वर तो बहुत महंगे होंगे, वो हम यूज़ भी नहीं करते, ठीक है। गूगल को हम सिर्फ स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन है ना हमारे पास, जिस पे हम काम कर रहे हैं। जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्विस, डोमेन, टिकट और इनवाइस। ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। इनवाइस तो सबको समझ में आ रही होगी क्या चीज़ है, यानी मेरे पास जो इनकी सर्विसेज परचेज की हुई हैं तो इनकी कोई नई इनवाइस आई हुई है, मे भी कोई चीज़ पेएबल हो, उसकी पेमेंट मांग रहे हो तो ये इनवाइस से आप पे कर दें। टिकट का क्या मतलब है, यानी अगर मैं इनसे कोई इशू अपना रिजॉल्व करवाना चाहता हूँ, इनसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो मैं टिकट के थ्रू टिकट पर क्लिक करके एक टिकट जनरेट करूँगा, इससे उनको ईमेल जाएगी और उस टिकट नंबर के अगेंस्ट वो मुझसे बातचीत करेंगे, ठीक है। जैसे आप
किसी भी जगह पे भी कंप्लेंट करें तो वो आपको एक नंबर दे देते हैं ना कि आपका ये कंप्लेंट नंबर है, तो ये बेसिकली टिकट नंबर इस तरह का चीज़ है। अब एक पे लिखा हुआ आ रहा है सर्विस और एक पे लिखा हुआ आ रहा है डोमेन। नाम से अंदाजा हो रहा है जिसके साथ डोमेन लिखा हुआ वो क्या है? सर्वर है। हाँ जी, जिसके साथ हमने डोमेन लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि वो abc.com जो ख़रीदा हुआ है वो है। और सर्विस का मतलब है होस्टिंग। हो सकता है किसी जगह पर होस्टिंग ही लिखा हो, सर्विस ना लिखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्विस की। यानी ये क्या शो कर रहा है कि मेरे पास एक होस्टिंग है और 9 डोमेन है इस अकाउंट में। चलें जिस पे आते हैं। वेबसाइट मैंने आपसे क्या कहा कि 2 चीज़ें परचेज करनी है। एक तो अपना नाम परचेज करना है आपने। नाम परचेज करने का मतलब ये नहीं कि आप लाइव हो गए। नाम परचेज करने का मतलब ये है कि आपकी इंटरनेट पर आइडेंटिटी क्या होगी, नाम क्या होगा आपका। जैसे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन उस नाम में आपने जो डाटा स्टोर करना है वो कहाँ पे जाएगा? होस्टिंग में। हम आगे होस्टिंग में जी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एक्टिव। इस पर क्लिक करो। जो नेट बंद होकर चला है दोबारा इस पर क्लिक कर दें। फिर जी आगे। अभी हम होस्टिंग के अंदर थे, होस्टिंग से हम अपनी होस्टिंग के अंदर आए हैं। उसके बाद एक नए मेन्यू पे आए हो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सी पैनल। लेफ्ट टैब देखें, पहला कॉलम जो है लिखा हुआ आ रहा है, वो ये कह रहा है ये सी पैनल है जहाँ पर आपकी वेबसाइट। ये हम कहते हैं कि भाई जब हम होस्टिंग किसी से खरीदते हैं, अब कई लोग क्या होते हैं, आपने होस्टिंग ली, वो आपको डायरेक्ट सी पैनल ही बता देते हैं आपका, लेकिन एक्चुअली आपको अपनी होस्टिंग का अकाउंट भी लेना चाहिए। ओके, जब हम होस्टिंग परचेज कर रहे हैं तो हम होस्टिंग के अंदर हमारा सी पैनल पड़ा हुआ है। सी पैनल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सारा काम, जैसे विंडो एक सॉफ्टवेयर है ना, इसी तरह सी पैनल एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आप काम सारा करने लगे हो, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे हो। यानी अपलोड हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। वो कहाँ पे रहा है? सर्वर पे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस पे जाऊं जी, मैंने इस पे क्लिक किया। जी, ये देखें कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम एक बात करते हैं किस ऑप्शन पे हमें जाना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आपने जब अपनी वेबसाइट को अपलोड करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? फाइल मैनेजर। ठीक है, इस फाइल मैनेजर में जाकर हमें अपनी वेबसाइट को अपलोड करना होगा। इस पर क्लिक करें जी। आगे अब अगली बात क्या थी? सब डोमेन की। मैं वापस मेन्यू पर जाना चाहता हूँ। ये देखिए ऊपर सीपी लिखा हुआ है, कंट्रोल पैनल का ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करूँ मैं दोबारा, देखें कहाँ गए हैं, कहाँ आ गए हैं? वहीं पे वापस आ गए। अच्छा, अब जब तक हम सब डोमेन नहीं बनाएंगे, आपका क्या ख्याल है वेबसाइट अपलोड हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है? अब अगर हमने एक डोमेन खरीदी हुई है, इस राइट साइड पर जरा टैब देखो, राइट साइड पर टैब देखें, आ रहा है नजर? रेड कलर जिस पे लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। इसका क्या मतलब हुआ? कहता टोटल 5 सब डोमेन की आपके पास इस होस्टिंग में ऑप्शन है और 5 की 5 आप सब डोमेन यूज़ कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे एक सब डोमेन और ऐड करनी है तो मुझे कोई सी एक सब डोमेन डिलीट करनी पड़ेगी, तो मेरे पास एक सब डोमेन ऐड करने की ऑप्शन है।
अब हम जरा ये देखते हैं कि ये तो हमें पता लग गया, हमने कहा भी होस्टिंग मौजूद है, सब डोमेन के ऑप्शन सपोज करते हैं मौजूद है, तो सब डोमेन बनानी कैसे है ना, यही टॉपिक है ना। सब डोमेन का मतलब ये है कि ऑनलाइन पहले आपकी सब, जैसे ऑनलाइन आपने मेन डोमेन ली है तो वेबसाइट को अपलोड करने के लिए नाम चाहिए ना आपको, एक मेन साइट में नाम जा रहा है आपका। अभी हमने एक वेबसाइट बनाई थी professionalkitchen.dckitchen.org बनाई थी, दिखा रहा हूँ मैं आपको बार बार। इसका मतलब क्या है, वो सब डोमेन पर है। जब भी डॉट के बाद आगे वेबसाइट का नाम आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, सब डोमेन। ठीक है, तो हमें नाम की तो ज़रूरत है ना, एक नाम की ज़रूरत है। मतलब DC किचन तो एक मेन डोमेन थी, उसकी अलग वेबसाइट है, तो हमने क्या किया, उसके अंदर ही जाकर एक सब डोमेन बनाई प्रोफेशनल किचन के नाम से, और उसमें अपनी नई वेबसाइट अपलोड कर दी। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप पीक सोल्यूशन की 3 वेबसाइट्स बनाएं, इसका मतलब क्या होगा, पीक सोल्यूशन के पास अपनी एक डोमेन होगी, और सपोज करते हैं कि उनके पास ऑप्शन भी आ रही है कि भैया आप 10 सब डोमेन्स बना सकते हो। हम क्या करेंगे, सब उनके कंट्रोल पैनल में जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे। हाँ, और आपका जो URL होता है, अगर हमारा URL हमारा कीवर्ड हो तो ये भी एक अच्छा फैक्टर होता है, जल्दी रैंक करने में हमारी हेल्प करता है। सो आप लोगों ने क्या करना है, फिर जब आप सब डोमेन बनाओगे तो अपनी सब डोमेन का नाम भी क्या रखोगे, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर डॉट पीक सोल्यूशंस। जी कौन सी फाइल, दोनों लेनी है, हाजिरी नहीं लगनी ना, क्लास खत्म होगी तो अटेंडेंस लग जाएगी ना, इतनी जल्दी क्या। जी, यानी हमें सब डोमेन बनानी पड़ेगी पहले। सब डोमेन होगी तो उसमें डाटा, जैसे विंडो में फोल्डर बनाते हो, हाँ फोल्डर बनाते हो ना, तो फोल्डर में जाकर अपनी फाइलें ऐड करते हो। तो यहाँ पर आप फाइल बनाओगे और फाइल में अपनी पहले सब डोमेन बनाओगे, फिर उसके अंदर आपकी फाइल क्या हुआ, दूसरी तो आप ले लेना, क्लास मुझे रोक के